हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पे वो स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे सेंड करते हैं। कुछ स्टोरीज़ उनकी अपनी आवाज़ में होती हैं, कुछ स्टोरीज़ जब वो सेंड करते हैं उनको मैं अपनी आवाज़ में आप लोगों के साथ पेश कर देता हूँ। और कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो मैंने यूट्यूब के ऊपर सुनी होती हैं और ज़्यादातर वो अमेरिका, यूरोप की होती हैं जो कि इंग्लिश में सुनाई जाती हैं। उन स्टोरीज़ को मैं उर्दू में, हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के साथ पेश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो थम्स अप दे दीजिएगा और साथ में ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले आज की स्टोरी सुनते हैं। ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर शाहिर ने भेजी है और सुनते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है। लेट्स गो। 3 2 1 गो। ये वाकया तीन दोस्तों का है, शहीर, कामरान और सुहेल का। इस कहानी को सेंड करने वाले शहीर खुद है। उन्होंने बताया कि ये वाकया उस वक्त का है जब वो कॉलेज में हुआ करते थे। जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो इन तीन दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हमें घूमने के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए, यानी अपने शहर से कहीं दूर। तो उन्होंने इस्लामाबाद से मर्दान जाने का फैसला किया। फिर साहब कहते हैं कि मैंने गाड़ी का बंदोबस्त किया और अपने दोनों दोस्तों को पिक करके हम मर्दान की तरफ रवाना हो गए। रास्ता तकरीबन 2-2.5 घंटे का था। हम बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। वो बताते हैं कि ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा था। आसपास की झाड़ियाँ, कर्व खाती हुई रोड, हमें बहुत इंजॉय हो रहा था। हमने गाने लगाए हुए थे, बातें भी कर रहे थे और फासला भी तय करते चले जा रहे थे। हमने अपने साथ चिप्स और पेप्सी वगैरह रखी हुई थी। लेकिन 1-1.5 घंटा चलाने के बाद मैंने उनसे कहा कि यार चाय की बहुत तलब हो रही है। हमें आसपास कोई रेस्टोरेंट या होटल नज़र नहीं आया। फिर हम ड्राइव करते करते ऐसी सड़क पर आ गए कि जहां दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था। फिर अचानक सड़क के दाएं तरफ हमें एक पुराना सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं और 1-2 ट्रक भी खड़े थे। मैंने उनसे कहा यहाँ पर चाय ज़रूर मिल जाएगी। मैंने फौरन गाड़ी को उस ढाबे की पार्किंग में दाखिल कर दिया। उस ढाबे पर कुछ चारपाइयाँ भी लगी हुई थीं। एक चारपाई के ऊपर 2-3 लोग बैठे हुए थे और साथ में एक टेबल और कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थीं। हम तीनों दोस्त उस टेबल के ऊपर बैठ गए और फिर इंतज़ार करने लगे कि शायद कोई आकर हमारा ऑर्डर ले ले। ढाबे के एक तरफ कोने में एक साहब रजिस्टर के ऊपर बैठे हुए थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उन्होंने सफ़ेद टोपी भी पहन रखी थी। उन्होंने किसी को इशारा किया। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़का हमारी तरफ लपका और आकर पूछने लगा, जी साहब, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? हमने कहा कि खाने की तो तलब नहीं, अगर तुम्हारे पास चाय हो तो 3 कप गरम गरम चाय ले आओ, और हाँ, उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह भी हो तो वो भी लेते आओ। हमने एक अजीब सी बात नोट की। वो लड़का बहुत ही अजीब नज़रों से हमें देख रहा था। फिर उसने कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी जिसके ऊपर हमें बहुत ताज्जुब हुआ। वो अपना एक दायां हाथ आगे बढ़ाता और उसको ज़ोर से झटका देकर अपनी गर्दन को एक तरफ करके ज़ोर से चीख मारता और फिर हमसे बात करने लगता। ये देखकर हमें बहुत हैरत हुई। कामरान ने जब उसको इस तरह करते हुए देखा तो वो बहुत हंसने लगा। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? अच्छा, यहाँ बताता चलूँ कि कामरान जो है हमारा दोस्त, वो बहुत ही फ़नी है। वो बहुत छोटी छोटी बातों पर मजाक बनाने लगता है। लोगों का मजाक बनाना, उनके ऊपर जोक करना, ये उसकी पुरानी आदत है। उस लड़के ने फिर हमसे पूछा कि साहब, आप नमकीन बिस्किट खाएंगे या कोई मीठे बिस्किट? और उसके साथ ही उसका हाथ फिर आगे बढ़ा। उसने गर्दन को मोड़कर फिर एक जोरदार चीख लगाई और फिर सीधा होके खड़ा हो गया। इतने में कामरान फिर बोला कि जैसे भी हो ले आओ,
हाँ, बस अपनी तरह टेढ़े मेढ़े मत लाना। ये सुनकर हमने उसकी तरफ देखा और उसको खामोश रहने को कहा। उस लड़के ने कामरान को घूर कर देखा, जैसे नफरत की नज़र से देख रहा हो। ये सुनकर वो वापस चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वो लड़का वापस आया। उसके हाथ में ट्रे था जिसमें 3 कप चाय के थे और साथ में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। उसने वो ट्रे हमारी टेबल के ऊपर रखा और हमसे पूछने लगा कि आपको कुछ और चाहिए, और फिर उसी वक्त उसका हाथ फिर मुड़ा। फिर उसकी गर्दन एक तरफ झुकी और उसने एक ज़ोर से चीख मारी और फिर सीधा खड़ा हो गया। कामरान ने कहा कि हाँ, हम चाय के पैसे तो दे देंगे, लेकिन तुम्हारे इस डांस के पैसे हम नहीं देंगे, ये फ्री में होगा। एक दफ़ा फिर उस लड़के ने कामरान को देखा और बहुत ही नफ़रत से देखते हुए वापस अपने रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगा। हम दोनों ने कामरान को बहुत डांटा कि यार, लगता है कि उसका कोई दिमागी खलल है, उसको कोई बीमारी है, उसको कोई परेशानी है। तुम्हें उसकी माजूरी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। शहीर कहते हैं कि हम 10-15 मिनट उस ढाबे पर बैठे रहे। चाय पीकर और बिस्किट खाकर हम उठे और उस ढाबे के मालिक की तरफ बढ़ने लगे। लगता है कि वो मालिक ही थे जो रजिस्टर के ऊपर बैठे हुए थे। हमने करीब जाकर उनको सलाम किया और उनसे पैसे पूछे कि ये 3 चाय और बिस्किट के कितने पैसे बने। उन्होंने हम तीनों को बहुत गौर से देखा और अपनी नज़रें कामरान पर जमा दी। फिर हमें पैसे बताए। मैंने अपने वॉलेट से वो पैसे निकाल कर उनको दिए और शुक्रिया अदा किया। अभी हम जाने ही वाले थे कि कामरान ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि ये जो लड़का हमें चाय देकर गया था, ये कौन है? आपकी चाय तो बहुत मज़ेदार थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार उसका डांस था। हम दोनों ने उसको वहीं पे चुप कराने की कोशिश की, मगर वो हंसता रहा और उनसे पूछता रहा कि ये लड़का कौन है, ये कैसे यहाँ काम कर रहा है, अगर उसकी ऐसी हालत है वो कैसे काम कर सकता है। मुझे तो डर है कि कहीं चाय का ट्रे ही किसी के ऊपर ना गिरा दे। फिर वो बाबा जी बोले कि बेटा, तुम्हें इस तरह किसी की माजूरी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो लड़का मेरा बेटा है, उसको कोई दिमागी खलल नहीं, उसके ऊपर साया है और वो ही उसको बार बार तंग करता है। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, अभी भी इलाज करवा रहे हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये सुनना था कि हमारे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, बाबा जी, साया, इससे आपका क्या मतलब है? फिर वो बताने लगे कि कुछ अरसा पहले इससे कुछ गलती हो गई थी। इसने किसी मखलूक को तंग कर दिया था, तभी से वो इसको बार बार तंग कर रहे हैं। तुम मुसाफिर हो तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि बिला वजह किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें आपको बहुत तंग करती हैं। मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, मैं भी हाफिज़ हूँ, मैं भी इसका इलाज करता हूँ और इंशाअल्लाह ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इतनी देर में वो लड़का भी किचन से बाहर आया और अपने हाथ के इशारे से कामरान को देखने लगा और उसकी तरफ इशारा करने लगा और फिर हंसा, कहने लगा कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये वहाँ पर काफ़ी क्रीपी सी सिचुएशन हो गई थी। हम जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब सोहेल मेरे साथ बैठा हुआ था और कामरान पीछे बैठ गया। हम इस सारे मामले के ऊपर तबसरा करने लगे कि ये क्या बात थी। वो लड़का कैसे झटके खा रहा था और कैसी अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। कामरान ने कहा, नहीं, ये सब मजाक था, कोई उसके साथ ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई जिन्नात वगैरह का मामला नहीं था, वो दिमागी मरीज़ था। ऐसे झटके दिमागी मरीज़ वालों को ही लगते हैं। हमने भी अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस बात का इकरार कर लिया कि हाँ, उसके साथ यही कोई मसला हो सकता है। अभी हम ड्राइव कर रहे थे, म्यूज़िक लगा हुआ था। अभी हमें वो ढाबा छोड़े तकरीबन 15-20 मिनट ही हुए थे कि कामरान पीछे से कहने लगा कि यार, कोई दवाई है सर दर्द की, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है।
मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई दवाई हम अपने पास नहीं रखते और ना ही लाए हैं। अब थोड़ा सा फासला रह गया है, अब वहाँ पर जाकर ही तुम्हें कोई दवाई वगैरह देंगे। ऐसे करो, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। शहीर कहते हैं कि अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से कामरान के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ के देखा तो उसका दायां हाथ हवा में था और वो उसी तरह गर्दन को टेढ़ा करके आवाज़ें निकाल रहा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो लड़का रेस्टोरेंट में निकाल रहा था। सुहेल ने उसको डांटने की कोशिश की कि बस अब ये मजाक बहुत हो गया, अब उसका मजाक मत बना। कामरान फिर सीधा होके बैठ गया और कसम खाने लगा कि ये उसने नहीं किया, ये अचानक ज़बरदस्ती उससे हो रहा है, उसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। फिर उसको झटका लगा, उसका बाजू अकड़ गया और उसकी गर्दन मुड़ गई और वो उसी तरह चीखने लगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे भी थोड़ा सा शक और डर लग रहा था कि कहीं ये मजाक कर रहा है या वाकई कोई साए वाली बात है। इसके साथ ही मैंने गाड़ी को और ज़्यादा तेज़ भगाना शुरू कर दिया कि जल्द अज जल्द हम मर्दान पहुंच जाएं। मर्दान में मेरे मामू रहते थे, हमने उनके घर पे ही स्टे करना था। फिर बेमुश्किल आधा पौना घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम शहर में दाखिल हो गए थे। मैं सीधा अपने मामू के घर गया और बड़ी मुश्किल से कामरान को गाड़ी से निकाला। थोड़ी देर के लिए तो वो सही हो जाता था, फिर उसको वैसे ही झटके लगते। मेरे मामू और ममानी घर में ही थे, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं कामरान को पकड़ के उनके लिविंग रूम में ले गया। सुहेल ने भी इसमें मेरी मदद की। मामू ने पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है, क्या मसला है, तो हमने उनको सारी हकीकत बताई। शहीर बताते हैं कि मेरे मामू बहुत नेक और बरगज़ीदा इंसान थे। वो उस मस्जिद के इमाम भी थे। वो उसको देखकर कुछ समझ गए कि ये मामला कुछ और ही है। उन्होंने फ़ौरन ममानी को कहा कि एक गिलास पानी लेकर आओ। थोड़ी ही देर के बाद ममानी जो हैं एक शीशे के गिलास में पानी लेकर आ गई और मामू को दे दिया। मामू ने आंखें बंद करके उसके ऊपर पढ़ाई शुरू कर दी। सामने कामरान बैठा हुआ चीखना शुरू कर दिया कि बस करो, ये मैं नहीं पीऊँगा, तुम नहीं जानते इसने क्या किया है, इसने मेरा मजाक उड़ाया है, अब मैं इसको बताऊंगा कि मजाक क्या होता है। हम दोनों तो डर चुके थे, लेकिन मामू आंखें बंद करके पानी के ऊपर कुछ पढ़े जा रहे थे। फिर उन्होंने ये गिलास कामरान की तरफ बढ़ाया और कहा कि बेटा इसको पियो, पीने की कोशिश करो। कामरान ने हत्तल-इम्कान कोशिश की कि वो उस पानी को ना पिए। फिर मामू ने कहा कि इसके दोनों हाथ पकड़ो। मैंने और सुहेल ने उसके दोनों हाथ पकड़े और मामू ने वो गिलास ज़बरदस्ती उसके मुंह से लगा दिया। शहीर कहते हैं कि कुछ कतरे ही उसके मुंह में गए होंगे पानी के। वो मंज़र मैं अब भी याद करता हूँ तो डर जाता हूँ। अब कामरान की आवाज़ अपनी आवाज़ नहीं थी, वो किसी और आवाज़ में बोल रहा था, किसी भारी आवाज़ में, जैसे बहुत बड़े मर्द की आवाज़ हो। मेरे ख्याल में उसके ऊपर हाज़िरी हो चुकी थी। मामू ने उससे पूछना शुरू किया कि बताओ तुम कौन हो, क्यों इस बच्चे को तंग कर रहे हो। उस मर्दाना आवाज़ ने कहा कि इसने मेरा मजाक उड़ाया है, इसने यकीन नहीं किया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं इसको बताऊंगा कि किसी का मजाक उड़ाना यानी हमारा मजाक उड़ाना कैसा होता है। और इसके साथ कामरान हंसता चला जा रहा था। मामू ने रुकिया पढ़ना शुरू किया, कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। इसके साथ साथ कामरान की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो एकदम खामोश होकर बैठ गया। मामू ने पूछा कि बताओ इसको छोड़ने का क्या लोगे, क्या हल है, कैसे तुम इसको छोड़ सकते हो, कैसे तुम इसको माफ़ कर सकते हो, बच्चे से गलती हो। शहीर बताते हैं कि फिर वो शख्स या वो आवाज़
कामरान के अंदर से बोली। कहने लगी कि ठीक है, आप एक नेक इंसान हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। इसको ये करना होगा कि वापस उसी जगह जाना होगा और उस लड़के से माफ़ी मांगनी होगी जिसका इसने मजाक उड़ाया था, तभी मैं इसको छोड़ सकता हूँ। मामू ने उस जगह के बारे में हमसे पूछा तो हमने बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से तकरीबन आधा पौना घंटा दूर ही होगा। फिर मेरे मामू ने कहा कि हमें अभी ही दोबारा वहाँ जाना होगा, इससे पहले देर हो जाए और ये इसको और तंग करे। मामू कामरान के साथ पिछली सीट पर बैठ गए, सुहेल साथ वाली सीट पर, और मैं गाड़ी चलाता हुआ वापस उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ पर यह सारा वाक़या शुरू हुआ था। गाड़ी को उस ढाबे के सामने हमने पार्क किया। सुहेल ने मामू के साथ कामरान को गाड़ी से बाहर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसी बुज़ुर्ग के सामने पहुंच गए। मामू ने कहा कि इस लड़के से गलती हो गई है, कहाँ है आपका बेटा, ये खुद उससे माफ़ी मांगेगा। उस बुज़ुर्ग नुमा हस्ती ने आवाज़ दी और अपने बेटे को बाहर बुलाया। थोड़ी देर के बाद वो बेटा हंसता हुआ आया और कहने लगा, चख लिया मज़ा मेरा मजाक उड़ाने का। मैंने कहा, बस यार, अब इसको माफ़ कर दो, ये खुद तुमसे माफ़ी मांगेगा। कामरान ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यकीन हो गया है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें होती हैं, अब मैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। उस लड़के ने उसी तरह अपना हाथ आगे किया और गर्दन एक तरफ मोड़कर कहने लगा, जा, मैंने तुझे माफ़ किया और आइंदा दोबारा इस जगह कभी मत आना। शहीर कहते हैं कि फिर हम सब ने उसका शुक्रिया अदा किया, गाड़ी में बैठकर वापस मामू के घर आए और इस सारे किस्से के ऊपर तबसरा करने लगे। मामू ने कहा कि अब इसको भूल जाओ और नसीहत याद रखो कि कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज़ से डील कर रहे हो, ना जाने तुम किस चीज़ को नाराज़ कर दो और वो तुम्हें तंग करने पर मजबूर हो जाए। हम कुछ दिन वहाँ पर रहे और वापस जो है इस्लामाबाद आ गए। शहीर कहते हैं कि इस बात को तो काफ़ी अरसा गुजर चुका है और आज तक ये जो वाक़या है वो मुझे आता है तो काफ़ी डर लगने लगता है। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो थैंक यू वेरी मच शहीर भाई, आपने ये सच्चा वाक़या हमारे साथ शेयर किया और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।